अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज चौथा दिन है कि इसराइल ने ईरान पे अटैक किया है और ये दोनों तरफ से दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पे हमले जारी है। ज़ाहिर बात है ईरान अपने दिफा के लिए इसराइल पर हमले कर रहा है। पहले इसराइल ने हमला किया जुम्मे के दिन से और ईरान में जो उनके इनकलाबी कौंसिल के गार्ड्स थे, जो कि उनके टॉप के एटमी साइंसदान थे, उनको टारगेट किया, उनको शहीद किया। इसके जवाब में ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है, जवाबी हमले भी कर रहे हैं, ईरान की तरफ से हो रहे हैं। और उसका ये भी देखने में आ रहा है, ये भी इतलात है कि कैजुअल्टीज़ जो हैं वो तल अवीव में और इसराइल में भी हुई हैं अब तक, सिविलियन भी और फ़ौजों की भी। और इसके साथ साथ तेहरान, ईरान के डिफरेंट जो मुख्तलिफ इलाके, वहाँ पे भी काफ़ी अमवात हो चुकी है। 200 से ज़्यादा अमवात हो चुकी है अब तक सिविलियंस की ईरान में, जो कि ईरानी ऑफिशियल्स कंफर्म कर रहे हैं। और इस तरह 10 हलाकतें कल से इसराइल की हुकूमत ने कंफर्म की हैं कि ईरान के हमले में इसराइलियों की हुई है। क्या ये जो चौथा दिन है और ये जो इतना बड़ा वाक़या है कि जो अटैक हुआ है इसराइल की तरफ से, इसके आज चौथे दिन में ये जंग दाखिल हो गई है, क्या असरात है इसके, क्या इसकी वजह से इस रीजन पे पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया पे पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया की नज़रें इस जंग पे लगी हुई हैं। इसी पे हम आज तज्ज़िया लेंगे, एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ जो पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रह चुके हैं, सफारती खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं। इन उमूर पे उनका एक तजुर्बा है, एक उनकी एक नज़र है। अयाज़ वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको हम खुशामदीद वेलकम कहते हैं सर। जी, थैंक यू। थैंक अयाज़ साहब, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा सर, वही सवाल है कि चौथा दिन है इस जंग का और इसके असरात को आप किस तरह से देख रहे हैं जो अभी तक सामने आए, खासकर जो बड़ी ताकतों का किरदार है, अमेरिका का हो गया, इस्लामी मुल्कों का किरदार है, और क्या देख रहे हैं सर, दोनों तरफ से किसका पलड़ा भारी है? और जो दावे हो रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के हवाले से, जो ईरान ने रिटेलिएट स्पेशली किया, इसको किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही बदकिस्मत एक जंग नेतन्याहू ने छेड़ दी है। हालांकि वो ऑलरेडी जंग में मसरूफ थे, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में लगे जी हुए जी हैं, लेकिन अब ईरान को भी उन्होंने टारगेट कर लिया, जंग शुरू कर ली, हमले कर लिए। लेकिन मैं एक चीज़ की वजाहत पहले ही कर लूँ कि अगर इसराइल इस गलत फहमी में है कि हम ईरान को ज़्यादा मार के तंग कर सकते हैं, तो ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, जी उसके मुकाबले में इसराइल बहुत छोटा सा मुल्क है। ठीक। मुख्तसर से अगर ईरान पे खुदा न खास्ता 100 मिसाइल गिरते हैं, उनका इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना इसराइल पे 3 मिसाइल गिरते। ठीक। तो अब अगर ईरान, अब माशाल्लाह 4 दिन तो हो गए डटा हुआ है, हालांकि नुकसान भी मैं इंसानों की और मटीरियल हर लिहाज से नुकसान है, जी लेकिन डटा हुआ है और हमले कर रहा है। बहुत मुश्किलात के बावजूद भी वो इजराइल पहुंच रहा है, वहाँ मार दे रहे हैं जी। उनको। अब थोड़ी देर पहले मैं अल जजीरा टीवी देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि इजराइल ने अल जजीरा को इसराइल कवर करने से मना कर लिया, निकाल दिया उनके लोगों को। अब ठीक। वो शायद उर्दन से कवर कर रहे हैं, तो वो ठीक। अपनी चीजें बाहर दुनिया को नहीं बता रहे। हालांकि कल मैं एक वीडियो किसी ने भेजा था, एक खातून की वीडियो थी, और वो कह रही थी कि जो बम तल अवीव में गिरे हैं ईरान के मिसाइल, उसने जी जो तबाही मचाई है, इस तरह तबाही वो कहती है कि मैंने जिंदगी में बहुत तबाहियां देखी है, लेकिन वो तबाही बयान से बाहर है। तो तबाही उनकी भी बहुत हुई है, लेकिन कंट्रोल है, बता नहीं। जी बाकी रही ये बात कि अमेरिका या दूसरे ममालिक, अफसोस ये है कि अमेरिका इस मुल्क के पुष्टपनाही में लगा हुआ है। फलस्तीन के साथ गजा में जो कुछ कर रहा है, उसकी फुल सपोर्ट अमेरिका दे रही है, पूरी मगरबी दुनिया दे रही है। और अभी जो ईरान के साथ हमला हुआ है, हम सबको पता है, ट्रंप ने कह दिया, उनके लोगों ने कहा कि इस हमले का हमें पहले पता है।
भाई अगर पहले पता था तो उनको रोक लो। ये ठीक। तो कोई बात नहीं हुई कि मुझे पता है, बल्कि तब की विधि होगी कि जाके बिस्मिल्लाह करो, मारो ईरान को, वो ठीक। न्यूक्लियर डिवाइस बना रहे हैं। अब न्यूक्लियर डिवाइस अगर ईरान बना रहा है, हर एक मुल्क का मैं समझता हूँ ये हक है कि अपने दिफा के लिए इंतजाम कर ले। हमने भी बड़ी मुश्किल से ये चीज बनाई। इसराइल ने कोई भी इदारा, हाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा का हो या दुनिया का कोई और फोरम जो न्यूक्लियर एसेट्स पे नजर रख सकते हैं या उसको चेक कर सकते हैं, उनको नहीं मानते। और उसके बावजूद भी उनके पास न्यूक्लियर, अपने पास उनके पास है न्यूक्लियर एसेट, वो कहता है ईरान नहीं बनाए। भाई ठीक। ईरान ने अगर बनाना है अपने दिफा के लिए है, जैसे तुमने बनाया, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि चूंकि मुझे उससे डर है मैं जाता हूँ उसको मारता हूँ। बहुत अफसोसनाक बात है, नहीं मारना चाहिए। इसका अल्टीमेट एनालिसिस में मैं समझता हूँ ज्यादा नुकसान पॉलिटिकल और डिफेंस और हर लिहाज से इजराइल को ईरान से ज्यादा होगा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, जैसे मैंने अर्ज कर लिया। इजराइल अमेरिका या यूरोप की मदद पे चल रहा है। अब उसका एक शायद हाइफा में उनका एक रिफाइनरी हिट हो गई है, अगर दो एक और हिट हो जाए तो फिर क्या करें। सही सही। आया साहब, जिस तरह सर आपने भी जिक्र किया कि ईरान कोई छोटा मुल्क नहीं है सर, और रिटेलिएट भी कर रहा है। अगर हम रीजन की बात करें, जो दो बड़े ममालिक हैं इस रीजन में, रशिया और चाइना, इस जंग के हवाले से खासकर ये जो स्टेटमेंट सामने आई है कि रिजीम चेंज की बात की है प्यूटन ने, तो इन दो ममालिक का जो किरदार है सर, उसको किस तरह से देख रहे हैं, और इन दो ममालिक का कितना कंसर्न है जो ये ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शुरू हुई है, तो इन दोनों ममालिक के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं, रशिया और चाइना? देखिए, दोनों मुल्कों का, रशिया और चाइना का, इस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में बहुत डीप इंटरेस्ट है। और फिर ईरान के साथ तो खासकर बहुत करीबी ताल्लुकात इस लिहाज से भी है कि ईरान के ऑयल चीन को खासकर ज्यादातर ईरान से सप्लाई होती है। तो अब अगर उनके रिफाइनरी को हिट किया जाए और वो सप्लाई चीन को नहीं जाती, तो फिर जाहिर बात है गोया एक किस्म का इनडायरेक्ट चीन के साथ तुम जंग कर, उसके सप्लाई को बंद कर रहे। तो चीन और रूस, इसके अलावा के इस रीजन में अमेरिका के कंपटीटर हैं। ईरान और इजराइल के जंग में उनके डायरेक्ट मफादात हैं, लेकिन वो खुद जाहिर बात है उस जंग में कूदेंगे नहीं, लेकिन बहुत करीब से देखते हैं और हर एक वो कदम उठाएंगे जो उनके अपने मफादात को बचाने के सिलसिले में उनको मुनासिब लगे। और वो मुझे लगता है कि वो ये होंगे कि वो ईरान की पुष्टपनाह ही करें। हाँ, अगर बाकी मुल्क खुल के सामने आते हैं, जंग खुदा न खास्ता तीसरी जंग अजीम लग जाती है, तो फिर ये रीजन, चीन, सोवियत यूनियन, हम सब इकट्ठे होंगे और फिर यूरोप और अमेरिका और इजराइल दूसरी तरफ होंगे, तो खुदा न खास्ता ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो जाएगा। क्रिश्चियनिटी, यहूदियत और मुसलमानों की एक किस्म की जंग छिड़ जाएगी। बहुत ही बदकिस्मती होगी, उससे दुनिया तबाह हो जाएगी, कयामत होगी। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी बहुत पुरानी, जब हमारे और हिंदुस्तान की जंग हुई थी, इससे पहले, ये वाली नहीं, तो उस वक्त कई आर्टिकल मैंने पढ़ा था कि अगर खुदा न खास्ता ये दोनों मुल्क एटम या असासे इस्तेमाल कर ले, तो ये दोनों तो तबाह हो जाएंगे, लेकिन वो इतना हीट जनरेट कर लेंगे कि करीबी जो एसेट्स और हैं दूसरे मुल्कों के, वो पटना शुरू हो जाएंगे। तो गोया एक किस्म की कयामत होगी। सारे एसेट्स अगर अमेरिका, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, ये सब पटना शुरू हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रहेगा। ऐसा नहीं जी, यही बात मैं, यही सवाल बल्कि मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आप खुद क्या देख रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई ऐसे हालात फ्यूचर में बन सकते हैं, या कोई जिस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि डील हो जाएगी, वो इस तरह यकीन से कह रहे हैं कि डील हो जाएगी,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی ڈپلومیٹک کوششیں ہو رہی ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی جلدی؟ دیکھیے جو میں نے پہلے سیناریو پیش کر لی دنیا کی تباہی کا، وہ تو ظاہر بات ہے کوئی ملک نہ چاہتا ہے نہ اس طرف سوچتے ہیں، نہ ٹھیک ہو سکنے والی بات نہیں ہے، نہ ہونی چاہیے۔ رہی ہے دوسری بات، ہاں امریکہ کا اور اسرائیل کا خاص عرصے سے یہ انٹرسٹ ہے کہ جس کو وہ ریجیم چینج کہتے ہیں، نام بھی ریجیم دیتے ہیں، حالانکہ ایران میں کتنا عرصہ ہوا کہ یہ لوگ وہاں حکمران ہیں، ایرانیوں نے تسلیم کیا ہے، الیکشن ہوتے ہیں ان کے، جیسے تیسے بھی ہو، اس سے ہمارا صحیح کام صحیح، نہیں ان کا ہے، اپنا ایک لیکن انٹرنل وہ ایشو ہے۔ ان کا جو سلسلہ ہے اسی کے مطابق وہ الیکٹ ہوتے ہیں اور وہ حکومت چلاتے ہیں۔ اور اگر واقعی ریجیم چینج اتنی آسان ہوتی یا ایرانین اپنے لیڈرشپ سے اتنے تنگ ہوتے تو یہ تیسرا یا چوتھا دن ہے، اب کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے تھے، لیکن سارے ایرانین پرسوں تہران میں نکلے تھے، اسرائیل کے خلاف جلوس نکالا تھا۔ اور صحیح دوسری طرف دیکھے اسرائیل بہادر، وہ اتنے عرصے میں پرانے ایرانین شاہ کا بیٹا رضا پہلوی جی 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 کا جی۔ بیٹا، وہ ہوں، ابھی انہوں نے آگے کر دیا، اور بی بی سی وہ اس کی انٹرویو نشر کر جی رہے ہیں، گویا وہ ایک قسم کا تیار مہرہ ہے کہ یہ پریزنٹ سیٹ اپ ایران میں ہٹ جائے تو ہم لا کے جیسے اس کے باپ کو اچھے بھلے پرانے دوبارہ سے بیٹا۔ مصدق جو الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا اس کو ہٹایا اور رضا شاہ ہاں پہلوی کو بٹھایا، اب وہ صحیح صحیح چاہتے ہیں کہ اس کے بیٹے کو ان کی جگہ بٹھا دے۔ یہ میرا خیال ہے ہونے والا نہیں ہے، صحیح یہ اسرائیل کی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ ہاں اگر جنگ نہ ہوتی تو شاید لوگ کسی نہ کسی طرح، بہت سارے ریزرویشن ہوتے ہیں لوگوں کے، جیسے ہم اپنے ملک میں دیکھ لیں، ٹھیک۔ ہماری کتنی ریزرویشن ہے حکومت کے خلاف یا اور اداروں کے خلاف، لیکن جو ہی ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی ہم تو سب پوری ان کے پیچھے کھڑے۔ تو پوری اسی قوم میں طرح یکجہتی آ گئی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ایران میں بھی وہی بات ہے کہ خواہ وہ کیسے بھی ہو علماء ان کے، لیکن جنگ ہماری اسرائیل کے ساتھ ہے، پہلے دشمن کو ماریں گے پھر گھر کے اندر اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو آئی ڈونٹ تھنک یہ ریجیم چینج جو ان کی خواہش ہے وہ اتنی آسانی سے ہو جائے گی۔ صحیح صحیح صحیح۔ اور ایسا صاحب آپ سے سر لاسٹ کویسچن یہ کہ اسلامی ممالک اور خاص کر پاکستان کا جو کردار ہے، اب ان ملکوں پہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ ہمارا بھی ہمسایہ ملک ہے ایران، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر اب تک پاکستان کے کردار کو، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے اس میں کوئی فکر مندی ہو سکتی ہے جو کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے؟ دیکھیے میں تو ابھی فی الحال یہ کہوں گا کہ ابھی جو پالیسی حکومت نے اپنائی ہے ایرانی اسرائیل جنگ میں، وہ بالکل صحیح ترجمانی ہے عوام کی، حالانکہ یہ توقع نہیں تھی۔ صحیح بہت سارے انالسٹ پرائیویٹ یہ کہتے تھے کہ پاکستان شاید امریکہ کے دباؤ میں ذرا دب جائے اور کل کے سامنے نہ آئے، لیکن ماشاءاللہ ہر ایک نے بڑے دبنگ بیانات دے دیے ہیں اور ٹھیک دینے بھی چاہیے۔ دیکھیں ایران صرف اسلامی ملک نہیں ہے، ہمارا امیجیٹ پڑوسی ملک ہے، صحیح اور ایران پہلا وہ ملک ہے جس نے پاکستان کے وجود آنے میں تسلیم کہ کیا تھا۔ فوراً بعد تسلیم کیا تھا۔ تو صحیح ہمارے بہت گہرے تعلقات بھی ہیں، ہاں تھوڑی چپکلش تھی لیکن وہ پس پشت چلی گئی، وہ حل ہو گئی۔ تو ٹھیک اسرائیل کے مقابلے میں ہمارا انٹرسٹ بہت سیریس ہے وہاں، اور پڑوسی ملک کے اس کے اثرات، جیسے ہم افغانستان کے بارے میں کہتے تھے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، تو ایران میں جو کچھ ہوگا ظاہر بات ہے اس کا اثر آپ کے اوپر ہوگا، صحیح آپ کا صحیح پڑوسی ہے، ادھر سے بہت سارے ہمارے زائرین جاتے ہیں، ریلیجیس انٹرسٹ ہے، اکنامک انٹرسٹ ہے، کئی مفادات ہیں ہمارے آپس میں جڑے ہوئے۔ تو وہ اب دیکھو ایران اب آئل کا مسئلہ ہو گیا تو جو آئل سمگل ہوتا تھا پاکستان کے اندر وہ ایک بڑا ریلیف تھا، بلوچستان تقریباً سارا اسی پہ چلتا پھرتا تھا، اب ہاں وہ بھی بند ہو گیا۔ اب ہاں آپ کے آئل کی قیمتیں فوراً 5 روپے پیٹرول اور 7-8 روپے ڈیزل مہنگے ہو گئے۔ ٹھیک تو یہ تو آئندہ اگر زیادہ دیر چلی تو آئل اور یہ چیزیں سب بہت بڑی تباہی آ جائے گی، یہ مہنگائی۔ صحیح صحیح۔ اور بھی ظاہر بات ہے کہ پاکستان کے لیے پھر
اس کے اثرات کافی ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک ہمسایہ ملک ہے۔ بہت شکریہ سر اپنا تجزیہ شیئر کرنے کا اور ہمیں وقت دینے کا، آپ کا بہت شکریہ ایاز صاحب۔ تھینک یو۔